अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर की अधिक पैदावार हेतु फसल में जरूरी प्रबंधन। दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन कर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। हमारे राज्य के जो किसान टमाटर की खेती कर रहे हैं उनकी फसल पुष्पन और फलन अवस्था पर है और इस समय फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ जरूरी है कि फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट रोगों से मुक्त रखा जाए। तो टमाटर की फसल में इन कार्यों को किस तरह से संपादित करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला मधुबनी के प्रगतिशील किसान प्रेमजीत कुमार। ये नेट हाउस में टमाटर जो आप देख रहे हैं, ये जनवरी महीने में हम लोगों ने प्लांटिंग किया है और इसका वैरायटी का नाम इंटरडिमिनेट बोलते हैं। हर पौधे की दूरी जो है लगभग 1.5 मीटर के दरमियान लगाया गया है और इसका मेन मकसद है कि प्लांट को हवा और जगह बढ़िया से मिले, इस कारण से इसको यहाँ इस दूरी पे लगाया गया है। जिला मधुबनी के रहने वाले इस प्रगतिशील किसान ने अपने टमाटर की फसल की उचित बढ़वार के साथ साथ उससे आगे चलकर अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार लेने के लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों को अपनाया है। तो वो कौन कौन से हैं जरूरी कार्य, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। इसमें ड्रिप के सिस्टम से हम लोग इसमें खाद और पानी डालते हैं टमाटर में, और इसमें जो मेन खाद या पेस्टिसाइड जो डाला जाता है वो 65 है, 19-19-19 है। ये सब चीज़ है जिससे प्लांट को ग्रोथ अच्छा होता है और फल का भी साइज अच्छा होता है। एक प्लांट की जो लंबाई है लगभग 10 से 12 फीट के आसपास आती है और ये 6 महीने का क्रॉप है और 6 महीने में हम लोग लगभग 5 से 6 किलो एक प्लांट से टमाटर निकालेंगे। प्लांट में पानी देने का जो है, एक तो पौधे में जो नमी है, नमी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना नमी रहा मौसम के अनुसार इसमें पानी दिया जाता है। जैसे अगर ज़्यादा गर्मी है तो रोज का रोज पानी देना होता है सुबह के टाइम में। अगर कम गर्मी है, बारिश का मौसम है तो पानी उस हिसाब से हम लोग उसको कम कर देते हैं। इसके अलावा इसमें चूँकि खरपतवार जो है उसको बराबर निकालना पड़ता है ताकि पौधे में नमी और खाद जो है ज़्यादा सही तरीके से मिले और अच्छा पौधा और अच्छा फल हम लोग को मिल सके। पहले हम लोग को कुछ प्लांट में कुछ समस्या आ गई थी, कुछ झुलस आ गया था, तो हम लोगों ने 0050, पसाट, बाइट्स, कैल्शियम नाइट्रेट ये सब प्लांट में डलवा के तब फिर हम लोग अपने प्लांट को, अभी देखिएगा आप इसमें अच्छा फल भी निकला है। इसमें फॉगर देख रहे हैं टमाटर के लिए एक्चुअली हम लोग जिसमें लगाए हैं, इसका मेन मकसद है कि जो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने पर 4 से 5 सेकेंड हम लोग 10 सेकेंड के आसपास फॉगर चलाते हैं, जिससे कि नमी और तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे पौधे को कम नुकसान होता है, गर्मी इसको कम मिलती है। इसी वजह से ये आप फॉगर भी हम लोग इस टमाटर में लगाया गया है। और ये एल्यूमिनेट भी आप देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ है, इसका भी मेन मकसद वही है कि सूरज की रोशनी को ये कंट्रोल करता है। जो ज़्यादा अगर सूरज की रोशनी होती है तो उसको डाइवर्ट कर देता है ऊपर की तरफ, इस वजह से धूप कम मिलती है इसमें। टमाटर की फसल से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को फसल की तुड़ाई करते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, तभी उन्हें इस पैदावार का अच्छा बाजार भाव प्राप्त होगा। तो किसान भाई कब करें टमाटर की तुड़ाई, आइए जानते हैं। ध्यान रखना है कि जो फल बड़ा हो गया, तोड़ने लायक हो गया या लाल टमाटर पक गया है, उसी को तोड़ना है। छोटे फल नहीं टूटे, प्लांट का तना नहीं टूटे, पौधा नहीं टूटे, वो ध्यान रखना है। तोड़ते समय हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम आदमी इसमें जाके 1 या 2 आदमी जाके इसको तोड़े और इसका जो मार्केट में है हम लोग उस हिसाब से सप्लाई कर देते हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट आए उस हिसाब से।
हमारे इस प्रगतिशील किसान ने नेट हाउस में टमाटर की फसल लगाने के साथ साथ कुछ क्षेत्रफल में फसल को खुले वातावरण में भी लगाया। तो वो अब खुले क्षेत्र की अपेक्षा नेट हाउस में फसल लगाने के फायदों को बता रहे हैं। में और बाहर में टमाटर लगाने का मेन फायदा हम लोग को ये दिख रहा है कि हम लोग को कीड़े मकोड़ों से इसमें बहुत राहत मिलता है। बाहर के पौधे को कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, भीतर जो नेट हाउस के भीतर है वो कम नुकसान होता है। दूसरा कि सूर्य की रोशनी या बाहर के वातावरण से हम लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं, पेड़ के फसल को और फल को। बाहर में जो है वो चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और फल का जो साइज है वो बाहर के अपेक्षा भीतर वाले नेट हाउस के भीतर जो फल आता है वो ज़्यादा बड़ा आता है और जल्दी वो फल बड़ा भी हो जाता है और लाल भी हो जाता है, टपकता भी जल्दी है। तो ये फायदा है नेट हाउस के भीतर टमाटर लगाने का। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के कुछ किसान भाई दूधिया मशरूम का उत्पादन करके अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान भाइयों को इसके उत्पादन की तकनीकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा नहीं ले पाते हैं। अतः जो किसान भाई इस समय दूधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो वो अधिक लाभ हासिल करने के लिए किस तरह से करें इसका उत्पादन, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो लगाई जाती हैं, लेकिन 3 तरह की मशरूम ही किसानों के लिए रिकमेंड किया जाती है, बताई जाती है लगाने के लिए। जिसमें से बटन मशरूम है पहला, जो जाड़े के महीनों में होता है। दूसरा है डिंगरी मशरूम जो साल में 2 या 3 बार होता है। तीसरा जो है दुधिया मशरूम, जिसका समय इस समय उपयुक्त है। ये दुधिया मशरूम आप इसको लगा सकते हैं। इस मशरूम को उगाने के लिए भी आपको झोपड़ी तैयार करनी होगी या किसी कमरे में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। लेकिन दूधिया मशरूम उगाने से पहले आपको इसके बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, तभी इससे आप उचित लाभ कमा पाएंगे। यदि बाजार की उचित व्यवस्था है तो इस मशरूम को अवश्य उगाएं। तो आइए जानते हैं इसे उगाने की तकनीक के बारे में। दुधिया मशरूम लगाने के लिए इतना ध्यान देना है आपको, जब आपका 30 से 35 डिग्री तापमान रहे तभी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इस समय अप्रैल के महीनों में आप इस दुधिया मशरूम की खेती कर सकते हैं। दुधिया मशरूम की खेती करने के लिए ये ध्यान देना है कि आप जिसमें खेती करेंगे वो माध्यम आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, धान का पुआल, मक्के की कुट्टी, बाजरा, ये जो खली है पशु चारे के रूप में लेते हैं, उसको में आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। इस दुधिया मशरूम को में खेती करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है, जो भी माध्यम हम लेते हैं इस माध्यम को पहले उपचरित करते हैं। उपचरित करने के लिए आप रासायनिक विधि से 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बाबास्टीन डालने के बाद उस माध्यम को उसमें डाल देंगे। डालने के 10 या 12 घंटे के बाद उसको निकालते हैं। निकालने के बाद जहां फर्श पे उसको फैलाते हैं, उस फर्म को भी फार्मलिन से ट्रीट करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया फंगस न रहे, क्योंकि मशरूम ही एक फंगस है। फिर उसको फैलाते हैं। फैलाने के बाद जब 60% तक नमी रह जाती है तब जाके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करते समय उसमें 5% के हिसाब से गेहूं का चोकर भी मिला देते हैं और 4% के हिसाब से बीज को मिलाते हैं। बीज को इतना ध्यान देना है कि बीज स्वस्थ हो, चिपचिपा न हो, लसलसा न हो, तभी जाके आपकी मशरूम की पैदावार अच्छी होगी। आप प्रमाणित संस्था से ही आप मशरूम के बीज को लें। जब आपकी 60% तक नमी रह जाती है उसमें आप बिजाई करें। बिजाई करने के बाद पारदर्शी पॉलीथीन की थैलियों में भर दें।
भरने के बाद उसको अच्छी तरह से उस बैग में 10 या 12 सुराख कर दें ताकि उसमें एरेशन होता रहे। फिर उसको बंद कमरे में, जहां एक झक्स की व्यवस्था है, उसमें ले जाके रख देंगे। देखेंगे कि 10 या 12 दिन के बाद बैग में पूर्ण रूप से सफ़ेदी आ जाएगी। जब सफ़ेदी आ जाती है तब जाके उसमें हम केसीन 1.5 से 2 इंच तक केसीन करते हैं। केसीन करने के लिए हमें भी ध्यान देना है, जो भी हम केसीन बनाएंगे माध्यम, उसमें 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग बागीचे की मिट्टी को मिला के बना जाता है। केसीन को भी फार्मलिन से ट्रीट किया जाता है ताकि केसीन में कोई तरह की बैक्टीरिया या फंगस न रहे। उसको फिर उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें जब सफ़ेदी आ जाती है बैग में, फिर उसको उसमें हम 1.5 से 2 इंच तक केसीन करते हैं। केसीन करने के बाद उस केसीन को में नमी बना के रखते हैं। सुबह शाम उस केसीन को नमी बना के रखते हैं, जिससे देखेंगे आप 3 या 4 दिन के बाद उसमें छोटे छोटे पिनहेड्स आएंगे और 10 या 12 दिन के बाद पूर्ण रूप से मैच्योर मशरूम आपको मिलेगा। उसमें से 25 से 30 ग्राम 35 ग्राम तक अगर मशरूम हो जाए तो उसको घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं। ये आपका प्रोटीन की अच्छा स्रोत भी है। इसको आप खा के शुगर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें अगर आपका फ्रेश मशरूम अगर आप बेच नहीं पा रहे हैं तो भी इसको आप ओपन सनलाइट में ड्राई करके बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाता है, क्योंकि इसके जो है इससे कुछ दवाएं बनती हैं, सूप बनता है, जो हमें उपयोग में लाते हैं। इसको आप लगभग ये 1 किलो सूखा भूसा से 500 से 700 ग्राम मशरूम प्राप्त होता है। ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में बहुत ही कम लागत में अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही उपयुक्त समय है, इसकी खेती आपको करनी चाहिए। दूधिया मशरूम से मिलने वाली आय की बात करें तो 10 किलोग्राम उपचारित भूसे से 3 किलोग्राम मशरूम मिलता है, जो लगभग 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बाजार भाव से बिकता है। इस प्रकार कुल आय 300 रुपए होती है। इसके उत्पादन में 10 किलोग्राम भूसे पर लगभग 100 रुपए का लागत खर्च आता है। अतः 10 किलोग्राम तैयार भूसे से 200 रुपए शुद्ध लाभ के रूप में मिलता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इस व्यवसाय में लगभग 70% लागत केवल पशुओं के आहार पर ही खर्च होती है। और ऐसे में पशुओं के आहार में अजोला को सम्मिलित कर उन्हें सस्ता और पौष्टिक आहार दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अजोला उत्पादन कैसे करें और इसे अपने पशुओं को कैसे खिलाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ पूर्णिया के पशु विशेषज्ञ हेमंत कुमार। तो सबसे पहली बात यह है कि अजोला पशुओं के खान पान में बहुत ही अच्छा भोजन के रूप में उभर के सामने आया है और इसे बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 35 से 40% होती है। साथ ही साथ इसमें खनिज लवण 10 से 15% पाया जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण विटामिन एवं अमीनो एसिड की भी जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, जिसको खिलाने से पशुओं में, गायों में, दुधारू जो गाय होती हैं उसमें अगर इसका आप उपयोग कीजिएगा तो इसमें करीब 2 से 3% दूध में वृद्धि हो जाती है गायों में। अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। अजोला धान की खेती में हरी खाद के रूप में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। अजोला का प्रसारण इसके प्रभावी वानस्पतिक भागों से होता है।
उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अज़ोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अज़ोला पिनेटा, अज़ोला कैरोलिना एवं अज़ोला माइक्रोफिला। अज़ोला की व्यावसायिक खेती करने से पूर्व कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र अथवा राज्य में डेयरी कोऑपरेटिव आदि से सलाह लेकर क्षेत्र के लिए अनुकूल अज़ोला की प्रजाति का चुनाव करें। अब मैं आप लोगों को अज़ोला कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप एक 2 बाई 2 मीटर का एक गड्ढा खोद लीजिए, जिसकी गहराई 0.2 मीटर या 200 सेंटीमीटर आपको रखना है। उसके बाद उसमें आप उस गड्ढे को पॉलीथीन शीट से ढक लीजिए और उस गड्ढे के चारों तरफ उसमें ईंटा लगा दीजिए, जिससे कि पॉलीथीन शीट हवा से उड़े ना। उसके बाद उसमें 10 से 15 केजी चिकनी मिट्टी डाल देना है और उस गड्ढे में उसको चारों तरफ फैला देना अच्छी तरीके से। उसके बाद उसमें 2 किलोग्राम गोबर एवं 30 ग्राम सुपर फास्फेट डाल देना है। साथ ही साथ उसमें पानी मिला देना है। पानी का ऊंचाई करीब 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। उसके बाद उसमें आधा से 1 किलो अज़ोला कल्चर आप उसमें डाल दीजिए और इसे 10 से 15 दिन तक छोड़ दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि उसमें जो अज़ोला का जो कल्चर आप डाले थे वो पूरी तरह से टंकी में फैल गया है। अब उसमें से आप 1 से 1.5 किलो अज़ोला को निकाल कर अपने पशुओं में उसका उपयोग कर सकते हैं। अज़ोला खिलाने में कुछ सावधानियां ही बरतनी पड़ती हैं, उसके बारे में आप लोगों को बतलाना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी आप अज़ोला जो अपने पशु को जो 15 दिन के बाद आप निकाल के खिला रहे हैं उसको पानी में अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि क्या होता है कि गोबर के गंध से पशु उसको अचानक से खाने से इनकार कर देते हैं। इसलिए उसको अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा धूप में सुखा लेना है। इसके अलावा जो पशु को आप ये अज़ोला खिला रहे हैं उसको एक ही बार में अज़ोला पूरा नहीं देना, उसको धीरे धीरे करके अज़ोला को आपको अपने पशुओं में बढ़ाना है, जिससे कि उसको अज़ोला खाने का आदत लग जाए। इसके अलावा अज़ोला उत्पादन में कुछ ध्यान देने वाली बात और होती है कि जो अज़ोला का आप उत्पादन करते हैं तो उस टंकी में सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से नहीं पहुंचना चाहिए। 50% सूर्य का प्रकाश पहुंचे और 50% उसमें छायादार जगह भी होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से अज़ोला की पत्ती जल जाते हैं और उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है या भूरे रंग का हो जाता है। इसके साथ हर 10 दिन में आप उसमें आधा किलो गोबर मिलाइए और हर 30 दिन में उसमें करीब 4 से 5 किलो आप मिट्टी डाला कीजिए। इसके साथ हर 6 महीने में आप अज़ोला के टंकी को पूरी तरीके से साफ करके स्वच्छ करके नए तरीके से, जैसा मैं शुरू में आप लोग को बतलाया उस तरह से अज़ोला कल्चर फिर उसमें डालिए। इस तरीके से किसान भाई अगर अज़ोला अपने घर में उत्पादन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और इससे से अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार से महादेव पटेल जी ने। यह प्याज की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं। तो महादेव पटेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्याज विशेष रूप से हमारे किसान भाई इस वक्त जो ग्रीष्म काल प्याज है उसकी खेती करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि खरपतवारों से आपकी फसल को बचाव हो। इसके लिए आप देखें कि खेतों में अगर खरपतवार उगाए हैं तो आप अच्छी तरीके से उनकी निदाई गुड़ाई करें। निदाई गुड़ाई करने से सबसे पहली बात होती है कि आपके एक तो खरपतवार की सफाई खेतों से हो जाती है, दूसरा गुड़ाई करने से आपके पौधों के आसपास हवा का संचार अच्छा होता है। प्याज के उचित बढ़वार में उर्वरकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्याज की फसल में यूरिया उर्वरक का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना है, आइए जानते हैं। 25 से 30 दिन के जब पौधे हो रहे हैं, आपने अच्छी तरीके से निदाई गुड़ाई कर दी है, तो आप इसमें जो बेसल डोज के बाद में बची हुई जो यूरिया की मात्रा है लगभग 15 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उसका पौधों के किनारे किनारे छिड़काव कर दें, ताकि पौधों की गुणवत्ता बनी रहे और अच्छी बढ़वार होती रहे। और बची हुई जो मात्रा है यूरिया की लगभग 10 किलोग्राम जो मात्रा बचती है, लास्ट में आपको 55 से 60 दिन की अवस्था पे जब आप पौधों को पानी की दे रहे हैं उसके पहले आप अगर ये बची हुई यूरिया की मात्रा छिड़काव करते हैं तो पौधों को अच्छी बढ़वार मिलती है। साथ ही साथ आपके पौधों की
गुणवत्ता बनेगी और जो कंद है उनका साइज भी अच्छा होगा और मार्केट में आपको इन कंदों का अच्छा रेट भी प्राप्त होगा और आर्थिक रूप से आप प्याज की अच्छी खेती कर पाएंगे। गर्मी के मौसम में प्याज की फसल लगाने पर अधिक सिंचाई की जरूरत होती है और अगर आपने सही समय पर फसल की सिंचाई नहीं की तो प्याज के पौधे सूखने लगेंगे और उत्पादन में कमी आ जाएगी। इसलिए आप फसल की जल मांग के अनुसार समय समय पर सिंचाई करें। अगर हमारे खेत में नमी की समस्या आ रही है तो कोई पौधों का बढ़वार या उनके जो हमारे कंद हैं उनकी क्वालिटी में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे खेत में अच्छी तरीके से आप नमी बनाए रखें, इसके लिए समय समय पर सिंचाई करें और लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पे आप सिंचाई करते रहें। इसके साथ साथ इस बात का भी निरीक्षण करते रहें कि कहीं नमी की कमी हो रही है तो आप बीच में भी एक हल्की सिंचाई कर दें ताकि आपके पौधों की गुणवत्ता बनी रहे और अच्छी उनकी बढ़वार होती रहे। किसान भाइयों, प्याज की फसल को कुछ कीट व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन भी बहुत कम प्राप्त होता है। तो कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि जब बढ़वार भी अच्छी हो रही है लेकिन रोग या हमारे जो कीट हैं इसकी समस्या आ जाती है। तो जो कीट की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुतायत में तो कीटों की समस्या नहीं आती है, लेकिन फिर भी कई बार जो एफिड जैसिड जो रस चूसक कीट हैं इनकी समस्या इस फसल में देखी जाती है। तो प्याज की फसल में अगर इस तरीके की देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पत्तियों में रस चूसक कीट लगते हैं तो पत्तियां सिकुड़ सी जाती हैं, मुड़ सी जाती हैं। तो अगर आप निरीक्षण कर रहे हैं तो इस तरीके की अगर कोई समस्या आपके खेत में दिख रही है तो आपको चाहिए कि आप इमेडाक्लोप्रिड जिसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सारे रस चूसक जो कीट हैं उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि पौधों में रोगों की समस्या भी दिखाई देती है, जैसे कि जो ऊपर से टिप वाली जो बीमारी कहलाती है प्याज में, ये विशेष रूप से देखी जाती है। ऊपर से पत्तियां सूखना प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रकार की जब समस्या आती है तो आपको चाहिए कि आपकी फसल में अगर रोगों की समस्या दिखाई दे रही है तो आप फफूंदीनाशक जो दवा है उसका इस्तेमाल करें। उसमें विशेष रूप से डायथेन M45 या मैनकोजेब इसकी लगभग 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप प्याज की फसल में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्याज की फसल में इन जो रोगों की समस्या है इससे निजात मिलेगी और आपकी फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फलन हेतु अमरूद के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। स्वीट कॉर्न मक्के की उन्नत किस्में और डिबलर विधि से खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।